विकास का क्रम क्या होता है? एक क्रम में चलता है और सभी व्यक्तियों में समान होगा। विकास का क्रम का सिद्धांत यहाँ से हम लोग देखते चले थे। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, ये सारी अवस्थाएं एक क्रम में होगी और सब में क्रम समान होगा। शैशवावस्था में हम लोग देखे थे कि 0 से 2 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था को शैशवावस्था बोलते हैं। बालक यहाँ पे पूर्ण रूप से माता पिता पर निर्भर होता है। ये बच्चा देखो, ये अपने सारे कार्यों के लिए माता पिता पर निर्भर होगा। शारीरिक विकास भी शुरू हुआ होगा, सबसे कम शारीरिक विकास हुआ होगा। बौद्धिक विकास भी सबसे कम इसी काल में होगा। संवेगात्मक विकास भी सबसे कम इसी काल में होगा क्योंकि बच्चा क्या होगा कि किसी भी चीज़ के प्रति उतना अच्छा रिएक्शन या प्रभाव नहीं दे पाएगा। स्थूल कौशल, पकड़ना, घुड़कना, उन सारी चीज़ों का विकास यहाँ से प्रारंभ होता है। दूसरी चीज़ें हैं बाल्याकाल। बाल्याकाल को हम लोग 2 भागों में बांटे थे, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था। पूर्व में ये देखे थे कि 2 से 6 बरस की आयु, 2 से 6 बरस की आयु बच्चा यहाँ पे खिलौना कलेक्ट करता है पर खेलता नहीं है। उसके साथ इंजीनियरिंग दिमाग लगाता है, चक्का खोल देगा, कभी बटन खोल देगा। कि ये जो 2 से 6 वर्ष का जो एज होता है, पूर्व बाल्यावस्था यहाँ पे होता है, इसको बोलते हैं खिलौने की आयु। पर 6 से 12 वर्ष उत्तर बाल्यावस्था, उसको बोलते हैं खेलने की आयु। तो बच्चा जब छोटा होता है तो माँ बाप उसको खिलौना दिला देता है। जब खेलने की आयु होती है तब उसको मिल नहीं पाता है, तब वो टायर चलाता है, अपने से खिलौना बनाने लगता है। क्योंकि जब वो छोटा था तो माँ बाप प्यार से दिला देता था उसको, और जब खेलने की उम्र हुई तब माँ बाप नहीं दिलाता, तब वो बेरिंग गाड़ी बनाता है, टायर वाली गाड़ी बनाता है, देखते हो तड़कुल की गाड़ी बनाता है, क्योंकि वो हो जाता है आविष्कारक। आविष्कार करने लगता है ना छोटा छोटा बच्चा, तो वो आविष्कार कहाँ करेगा? यहाँ उत्तर बाल्यावस्था में। कि रेडियो से चुंबक निकाल लिया, कुइयां में डाल रहा है, कोई खजाना आ जाए, तो वो आविष्कारक हो जाता है, नई नई चीज़ों पर एक्सपेरिमेंट करने लगता है, रुचि हो जाता है, क्षमता, खोजी दृष्टिकोण यहीं बढ़ जाता है। उत्तर बाल्यावस्था में खेलने का एज है, वो हर चीज़ के साथ एक्सपेरिमेंट करके खेलता है। कि वो गिरनी वाली जो गाड़ी है उसमें हैंडल भी ट्रैक्टर जैसा लगा देता है और ऐसे करके मोर काट रहा है। बत्ती वाली गाड़ी चलाया बच्चा में, तो वो क्या करता है, हर चीज़ के साथ एक्सपेरिमेंट करता है। यहाँ तक कि वो जिस खेल को खेलता है उस खेल में भी एक्सपेरिमेंट करता है। और ये एज कब तक है? 6 से 12। 12 के बाद उसको ये खेल अच्छा नहीं लगने लगता है, कहता दूर बेरिंग गाड़ी पे सवार होंगे, अब उसको रियल गाड़ी चाहिए। 12 के बाद अब वो साइकिल, मोटरसाइकिल, ये सारी चीज़ों के ऊपर, अब वो बेरिंग गाड़ी के साथ फ़ोटो नहीं खिंचाता है, अब वो कार के साथ फ़ोटो खिंचाता है, फेसबुक पे डालने लगता है, क्योंकि अब उसका विकास क्या हो गया? बड़े स्तर पर हो जाता है। तो यहाँ से उत्तर बाल्यावस्था तक बच्चा में क्या होता है कि नैतिक बुद्धि, सामाजिक कल्पनाशीलता, तर्कशीलता, ये सब का विकास तो होता ही है, वो तो सारे स्तर पे होता है धीरे धीरे। लेकिन ये स्तर पे क्या होता है कि खेलने का एज होता है, बच्चा समूह में रहने लगता है और समलैंगिक होता है। यानी कि ये वाला जो एज होता है 6 से 12 वर्ष, यहाँ समलैंगिक होता है। जैसे छुपा छुपाई खेलेगा तो दिन भर खेलता रह जाएगा, तो ये वाला क्या होता है, और समूह में ज़्यादा रहना पसंद करता है, समलैंगिक होता है। ये वाला उत्तर बाल्यावस्था तक। उत्तर बाल्यावस्था से पहले जो बाल्यावस्था वाला, जो पूर्व बाल्यावस्था है, वहाँ पे बच्चा दोस्ती करता है पर नाम मात्र का। छोटा बच्चा जो भी आया उसी से दोस्ती करने लगेगा छोटा बच्चा। यहाँ पर जो दोस्ती करता है ये समलैंगिक होता है। यहाँ तक हम लोग देखे थे। फिर गए थे किशोरावस्था। किशोरावस्था जटिल अवस्था है। यहाँ पे 2 अवस्थाएं मिलती है 12 से 14, जहाँ लड़की का विकास ज़्यादा होता है। 14 से 18 में क्या होता है, बालक का विकास ज़्यादा होता है लड़की के तुलना में। कामुकता मूल प्रवृत्ति का विकास होता है। दूसरा है बच्चा यहाँ दुश्चिंता में आ जाता है, जिंदगी के पड़ाव में कदम रखता है, अच्छे बुरे संगत के संपर्क में आ जाता है। यहाँ बच्चा शराब, गलत आदत, भ्रष्टाचार या तो फिर अपराध में संयुक्त हो सकता है। ये बच्चों का उम्र बहुत नाजुक उम्र होता है, इसलिए किशोरावस्था को एक तूफानी अवस्था बोला गया है, क्योंकि बच्चा का यहाँ पे मन विचलित होता है। वो खुद को भगवान समझता है। गांव में वो कहेगा मेरा घर छोटा है,
लेकिन पैसा में ढक देंगे। मतलब डायलॉग से भरा हुआ होता है। किशोर क्या होता है कि अपने आप को सबसे ऊपर समझता है। इसीलिए आप जो छोटा बच्चा आया हुआ था ना, मैट्रिक 9 उन लोग से डर लगता है। 9, 10, 11, 12 का नया नया आया होता है ना, अगर तुम उसको कुछ बोल दिए तो बाहर गोली लेके आ जाएगा, क्योंकि उसको ये नहीं मतलब होता है कि ये आपका टीचर है, ये आपको पढ़ा रहा है। उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है ईगो। अब फिर जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे, CTET, BPSC, BPSC और मुलायम हो जाता है और ज़्यादा वो रगड़ा खाता है। तो छोटा बच्चा को कंट्रोल करना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये एज होती है किशोरावस्था। सबसे ज़्यादा इस उम्र में जो प्रॉब्लम होती है दुश्चिंता की। बच्चा रात में पूछेगा मैं कौन हूँ, मैं गरीब क्यों हूँ, मेरे पास थार क्यों नहीं है। ऐसे सवाल खुद से पूछता है। अपने माँ बाप को भी बोलने लगता है कि तुम किए क्या हो मेरे लिए। अब यहाँ पे प्रॉब्लम यहाँ पे ये हो जाता है कि बच्चा के जो समुचित विकास है प्रभावित हो जाता है यहाँ पे। जैसे बच्चे के बोलने का तरीका रुआब आ जाएगा, बड़ा बड़ुआ की तरह बात करेगा। खाने का शौकीन, यानी जो माँ उसको 12 साल तक खिलाती आई, कभी शिकायत नहीं हुआ, अब इसको क्या चाहिए, चिकन, मटन, तला भुना हुआ, होता है कि नहीं, थलिया फेंक देगा, खाएगा नहीं, क्योंकि अब इसके टेस्ट में भी परिवर्तन हो जाता है। यहाँ इसके सारे चीज, इस उम्र में बच्चे को सारा चीज बेचते चाहिए, और अगर नहीं दोगे तो तुरंत ये हो जाता है दुश्चिंता से ग्रसित। अगर अच्छा मोबाइल नहीं मिला तो मोबाइल नहीं चलाएगा, अच्छा कपड़ा नहीं दिलाए तो कपड़ा लिया हुआ नहीं पहनेगा। यानी हर चीज में उसको क्या चाहिए, सबसे बेहतर। और माँ बाप के लिए सबसे खराब स्थिति बच्चों की यही होती है किशोरावस्था। और यहाँ से अगर माँ बाप बच्चे पर उचित तरीके से नियंत्रण नहीं रख पाता है, समाज बच्चों का उचित नियंत्रण नहीं रख पाता है, तो बच्चा यहाँ पे परिवार के सारे नियमों को अपने हाथ में ले लेता है। परिवार के सारे नियमों को बच्चा कब अपने हाथ में ले लेता है, किशोरावस्था में। किशोरावस्था में सारे नियमों को हाथ में ले लेता है। उसका सबसे बड़ा रीजन है कि उसको लगता है कि मेरा बाप अक्लमंद नहीं है, हम उससे ज़्यादा अक्लमंद है। वो अगर कुछ बोलने आया तो बाप को बोलेगा चुप, अपने फड़फड़ करने लगता है। तो यानी क्या होते हैं, समाज के नियमों को यहाँ पे बच्चा क्या करने लगता है, चुनौती देने लगता है। अपने बड़े बुजुर्गों को ही कहेगा तुम हमको सिखाओगे, तुम करके बोलेगा, क्योंकि उनको लगता है जो हम बनाए नियम वही नियम है। उसको लगता है कि ये दुनिया भी हम बनाए। कभी कभी उसको ये लगता है कि हम इस दुनिया को अपनी मुट्ठी में ले सकते हैं, ऐसे कभी कभी ख्याल आता है। वो ईश्वर को भी कभी कभार चुनौती देने लगता है, क्योंकि वो कभी कभी ये भी सोचता है कि मेरे बाद कोई पैदा ही ना हो, हम आखिरी इंसान है। ऐसे ऐसे सवाल उसके मन में आता है, लेकिन फिर बाद में सोचता नहीं, और भी इंसान मेरे बाद जन्म हो रहा है, और भी हीरो है टोला मोहल्ला में। तो ये धीरे धीरे पता चलता है। तो ये किशोरावस्था में क्या होती है कि केंद्रित क्षमता का विकास हो जाता है। किसी भी चीज़ के प्रति अगर केंद्रित हो गया तो उसकी आत्मशक्ति उसके प्रति जुड़ जाती है। जैसे अगर कोई बच्चा पढ़ने में खूब केंद्रित हो गया तो वो कोई भी एग्ज़ाम निकाल लेगा इस एज में। अगर कोई बच्चा नशा में संलिप्त हो गया तो वो खूब नशा करेगा और बर्बाद हो जाएगा। कोई बच्चा अगर प्यार करने लगा तो वो फिर क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, पागल हो जाएगा, छिट हो जाएगा। तो प्यार में भी पागल आदमी यही होता है। परिवार अगर घर छोड़ के भाग गया तो पूरी लाइफ नहीं आएगा, क्योंकि सारी चीज़ें इसी एज में होती है। इसलिए इस एज को बहुत ही संभाल के मतलब गुजारने का एज होता है, क्योंकि इस एज में भटकाव बहुत ज़्यादा होता है। जटिल अवस्था है, भटकाव की अवस्था होती है। बच्चा अपने नियम बनाने लगता है, कामुकता होती है और विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण होता है। मित्र बनाने की प्रवृत्ति तेज होती है और अपराध की संभावनाएं होती है। जो बात हम यहाँ पे बोले वो कॉमन सेंस है कि बच्चा अपने नियम को तरजीह देता है। बाप और अगर चाचा में भिड़ंत हो गया, दोनों रिश्तेदार बीच में बेटा को आना चाहिए किया, एक फेंट ऐसा मारा चाचा को कि दांत टूट गया। अब बाप को लगने लगा कि कैसा बेटा है मेरा, मेरे भाई को मार दिया। भाई और चाचे मतलब दोनों तो भाई था ना, वो दोनों आपस में लड़ा, आप एक बुक सिन दे दी अपने चाचा को। तो यहाँ बच्चा क्या होता है कि उसके जज्बात, उसके जो संवेग है उससे आगे आगे चलने लगता है। जो संवेग है
संवेग जो है उसकी जो संज्ञान की क्षमता है उससे आगे हो जाता है किशोरावस्था में। किशोरावस्था में उसका जो संवेग है उसकी संज्ञान से आगे हो जाता है। कैसे? अगर एक यहाँ पे जो संज्ञान यानी उसकी जो बुद्धि होती है, कोई भी आएगा, अगर प्राइवेट सेक्टर का आदमी 1,00,000 2,00,000 ठग के चला जाएगा, अब माँ बाप से लेके देता है, बहुत अच्छी कंपनी है, मैनेजर बना देगा, बाप माँ बेचारा मजबूर 2,00,000 थमा दिया, ठग के चला गया। क्योंकि बच्चे का संवेग संज्ञान से आगे आगे चलता है, क्योंकि संज्ञान पीछे हो जाता है, संवेग आगे हो जाता है। वो लाखों खर्च कर देता है और ठग जाता है, बाद में उसको पता चलता है दो ठगाने दो, क्योंकि उसका संवेग क्या हो जाता है, संज्ञान से आगे आगे चलता है। फिर संवेग और संज्ञान को जब वो संतुलित करता है तब तक जीवन के जो वक्त हैं वो बहुत गुजर चुके होते हैं, इसीलिए इसको बोला जाता है किशोरावस्था। अब इसके बाद आता है प्रौढ़ावस्था, 18 से 40 वर्ष। प्रौढ़ावस्था जब किशोरावस्था खत्म होती है, और ये अवस्था बहुत चल सकती है, बहुत कम भी चल सकती है। ये डिपेंड करता है कि जब बच्चा, प्रौढ़ावस्था उसको बोलते हैं कि जब किशोरावस्था के जो एज में संवेग और संज्ञान एक साथ आ जाते हैं, संवेग और संज्ञान एक साथ। जब देखना कोई जालिम भाई अब प्यार से डील करने लगा, इसका मतलब प्रौढ़ावस्था आ गया। पहले देखे उसके भीड़ जाते थे पाक था, अब जाते हो तो कहता है क्या कर रहे हो, घर जाओ। आप देखोगे ना एक ऐसा वक्त आता है जब उसके शब्द बदल जाते हैं। तो शब्द बदला क्यों? क्योंकि उसके अब एज क्या आ गए, प्रौढ़ा अवस्था, यानी परिवार निभाने की अवस्था। इस अवस्था में आदमी क्या हो जाता है, खूब परिपक्व हो जाता है। आपके भाई को कोई बोलेगा ना वो मार दिया, कहेगा मारने दो, कोई बात नहीं, हटाओ। और यही जब आपका भाई किशोरावस्था में था, मार दिया, तुरंत दौड़ गया, न सोचा न सुना न पूछा क्या हो गया, तौ में आ गया। तो इसका मतलब उसका भाई किस अवस्था में है, किशोरा अवस्था में। और ये अगर प्रौढ़ा अवस्था में जाएगा तो इसके संवेग और संज्ञान एक साथ जुड़ जाते हैं। तो यहाँ क्या होता है कि संवेग आगे होता है, किससे, संज्ञान से। संवेग से संज्ञान आगे आगे, संज्ञान से संवेग आगे आगे चलता है। संज्ञान मतलब होती है सोचने समझने की क्षमता, और इससे आगे होती है संवेग। कोई भी आदमी इसको अपने इमोशन का शिकार बना लेता है। यहाँ पे छोटी लड़कियाँ क्या होती है, किसी गलत लोगों के संगत में आ जाती है, क्योंकि उसके इमोशन से खेल जाता है, कहेगा हम खूब बढ़िया तुमसे प्यार करते हैं, इमोशन में आ गई। तो क्या होता है कि इस टाइम में आदमी छिटखोपड़ होता है, क्योंकि यहाँ तो ये तो है ही नहीं, जिसको बोलते हैं संज्ञान। आदमी को लगता है हम खूब तेज हैं, लेकिन उसको ये पता नहीं कि वो अभी चल क्या रहा है, वो चल रहा है संवेग। अभी उसको बोलोगे ना ये मेरा बड़का भाई है, मार दो 500 फोन पे, कहेगा लाइए स्कैनर दीजिए। ऐसा होता है कि नहीं? लेकिन वही देखो जो प्रौढ़ावस्था में चला जाए, कहेगा नहीं है मेरे पास पैसा। लेकिन किशोरावस्था का आदमी नहीं बोलने में इसलिए शर्माता है, कहेगा गरीब आदमी हो, तो लोग उसको गरीब ना बोले इसलिए वहां पे वो बोलता है ठीक है लाइए स्कैनर, क्योंकि उसका संवेग क्या होता है, संज्ञान से आगे चलता है। इस अवस्था में संवेग और संज्ञान एक साथ हो जाता है। अब आदमी में आ जाता है परिपक्वता। तो अत्यधिक परिपक्वता प्रौढ़ावस्था में आता है, और इसके उदाहरण है जब संवेग और संज्ञान एक साथ हो जाते हैं, यानी दिमाग और अपने धैर्य दोनों को एक तरीके से यूज करने लगता है। और किशोरावस्था में संवेग क्या चलता है, आगे आगे चलता है। और अब क्या होगा कि संज्ञान धीरे धीरे यहाँ से आगे होने लगता है। अब आदमी में इमोशन नाम की चीज नहीं होती है। नाना कहोगे नाना 2 रुपया दो ना, दो ना, दो ना, बुढ़वा नहीं देगा, देगा एकदम नहीं देगा। औरत में संवेग पुरुष के तुलना में ज्यादा होता है, कहेगी दे दीजिए ना, बीच में आ गई, शुरू में नहीं बोलेगी, बीच में बोलेगी अब दे दीजिए ना, क्योंकि उसका संवेग अब क्या हो गया, अब नहीं सह पाएगी। लेकिन बूढ़ा नए से नए देगा, फिर बाद में जानते हो देगा भी तो 1 रुपया। आज भी दादा दादी नाना नानी से अगर मांग लो ना 10 कहो 10 रुपया, क्योंकि उसका जो संज्ञान है 10 पे सेट है, 10 मतलब बहुत, क्योंकि वो 1 रुपये में भर झोला खरीद के लाता था, अब उससे मांग रहे हो 10 रुपया, तो इसीलिए उसके संज्ञान में सेट है कि 2 रुपया बहुत है।
इसीलिए जब पैसा मांगो ना 2 रुपया, 1 रुपया, 3 रुपया, खाली सिक्का से बात करेगा, नमरी उमरी नहीं निकालेगा। तो यहाँ क्या हो जाता है कि धीरे धीरे संवेग पीछे हो जाता है, उसमें इमोशन नाम की चीज नहीं होती। और जिसमें जितना इमोशन होता है, संवेग जितना ज़्यादा होता है, जितना ज़्यादा दूसरे के प्रति लगाव होता है, दूसरे के बारे में सोचता है, वो उतना ज़्यादा धोखा खाता है, परेशान रहता है। तो ये जो संवेग आपका आगे रहेगा, संज्ञान पीछे रहेगा, तो आप क्या करोगे कि दुनिया को एक खुली आंखों से नहीं देख पाओगे। तो संज्ञान मतलब बुद्धि, संवेग मतलब दिल। समझ में आया? किशोरावस्था में दिल आगे आगे चलता है, दिमाग पीछू पीछू। कहेगा तुम्हारे बारे में उसने ऐसा कहा हो ही नहीं सकता है, यकीन नहीं करेगा किशोरावस्था। प्रौढ़ावस्था कहेगा चलो हटाओ, वो उस वक्त का इंतजार करेगा जब उसको सच पता चल जाए। किशोर जाके फैटा में फैटी कर लिया, या तुरंत पूर्वाशा की। इसीलिए छोटे बच्चे को ऐसे बात नहीं, किशोरावस्था के कोई बात क्या होनी चाहिए, नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि उसका संवेग क्या होता है, आगे होता है। कोई ऐसा बात ईगो हर्ट हो जाएगा उसका, क्योंकि उसका संवेग, दिल है ना उसका बड़ा अभी, और उसका दिमाग क्या है, छोटा। तो इसीलिए जैसे जैसे हम आगे जाते हैं, दिमाग हो जाता है बड़ा, दिल हो जाता है छोटा। अब यहां से आदमी धीरे धीरे कंजूस हो जाता है, क्योंकि दिल हो जाता है। नया नया आदमी जब कमाना शुरू करता है किशोरावस्था में, एक ही दिन में पूरी सैलरी खर्चा कर देता है। अब फिर दूसरे से कर्जा मांगता है, क्योंकि उसका दिल क्या होता है, बड़ा, और दिमाग क्या होता है, छोटा। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, दिल हो जाता है छोटा, दिमाग हो जाता है बड़ा, क्योंकि उसको ये पता चल जाता है कि आगे ये प्रॉब्लम आने वाली है। अब ये हो गया ये उम्र। मध्यावस्था, प्रौढ़ावस्था में लोग परिपक्व हो जाता है, जिंदगी के बारे में सोचने लगता है, और ये है जब आदमी अपने प्रोफेशन को करना चाहता है, खूब ईमानदारी से काम को सीखता है, काम को करता है, उसमें आगे बढ़ता है, और रुपए पैसे कमाता है, सेविंग करता है। और ये एज आ गया 40 से 60 का एज। यहाँ इंसान को लाइफ में कुछ नहीं चाहिए। यहाँ माँ बाप बच्चा के पीछे भी लगा नहीं होता है। 40 के बाद 40 साल तक माँ बाप बच्चों के पीछे लगा होता है। हर बाप माँ यही बोलेगा कि पढ़ाएंगे लिखाएंगे, मेहनत करेंगे। बाप अब जानते हो दुनियादारी छोड़ देगा, मेहनत करेगा और बोलेगा कि बाल बच्चा को पढ़ाएंगे, अब क्या करेंगे, कब दिन घूरते फिरते रहेंगे, कब दिन ऐश मौज करेंगे। कब बोलने लगता है आदमी, इस अवस्था में। इस अवस्था में आदमी क्या करता है, अपने शौक और मान सब त्याग देता है। उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है, उसके अपने लोग। अब क्या होता है कि उसका बुद्धि इतना ज़्यादा डेवलप कर जाता है, इतना परिपक्व हो जाता है कि उसको लगता है कि अगर हम अपने शौक आगे रखेंगे तो बच्चों का शौक क्या हो जाएगा, पीछे हो जाता है। अब देखो 20 साल मेहनत किया, कितना असरा देखेगा। 20 साल मेहनत किया, वो 40 का हो गया, 45 का हो गया, आप 20 के हो गए, और आपकी शुरू हुई अब वो वाली एज। इसीलिए बाप माँ अगर बच्चा कुछ कर देता है ना, तो बाप माँ उतना बड़ा रिएक्शन नहीं देता, कहता है दूर बच्चा है। दूसरे का बच्चा करे तो कहेगा वो बच्चा है, क्योंकि अपने बच्चा के प्रति जो संवेग होता है माँ बाप का, वो हमेशा बना रहता है। दूसरे के प्रति संवेग क्या हो जाते हैं, कठोर हो जाते हैं। एक तो माँ बाप में संवेग होता नहीं है, उसके बच्चा को मार दो फिर देखना, वो दूसरे के बच्चा का गाल नोच लेगी, उसको कोई संवेग नहीं। अपने बच्चा के प्रति लोगों का संवेग क्या होता है, बरकरार रहता है। दूसरे के प्रति तो खत्म होने लगा ना यहाँ से। अब यहाँ पे प्रौढ़ावस्था में क्या हो जाता है कि जैसे आदमी यहाँ से सारे त्याग करके यहाँ पहुंचा, तो अब ये थक जाता है। तो यहाँ उसको क्या चाहिए, सम्मान, सुख, शांति, प्रतिष्ठा, जो बच्चा यहाँ से गिराना शुरू कर देता है। क्योंकि माँ बाप को 40 के बाद क्या चाहिए, सुख, सम्मान, प्रतिष्ठा। उसको लगता है कि हम अपने लाइफ में खूब खटे। जब उसके भीड़ बैठोगे ना, वही कहेगा एक जमाना था, रात दिन एक कर देते थे। उसको इस बात का गुमान होता है, क्योंकि उसको इस बात का दुख होता है, क्योंकि वो भी अपना वो वक्त छोड़ दिया जिसमें वो खूब ज़्यादा खुश था। लेकिन वो छुड़वाया किसने, उम्र ने। आपका अभी खूब मन करता है कि अच्छी गाड़ी हो, अच्छा मोबाइल हो, अच्छे कपड़े हो, पर एक वक्त आएगा ना, लोग कहेगा कि ऐसा कैसे हो गया, कि ये आदमी इतना कैसे बदल गया। तो इसका मतलब है वो आदमी है जाहिल, क्योंकि उसको बदल दिया वक्त और हालात। वक्त क्या है ये, और हालात क्या थे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम की, उसको एडजस्ट करना पड़ा दूसरे जगह पे।
तो मध्य अवस्था में एक जीवन की वो अवस्था जहाँ व्यक्ति सम्मान, प्रतिष्ठा, सुख इन सब के लिए कार्य करने लगता है, वो है 40 से 60। आदमी नमाज पढ़ने लगता है, ऊपर वाले का नाम लेने लगता है, कब टपक जाएगा, उसका दिल घबराने लगता है, शरीर में उतनी क्षमताएं नहीं रहती। अब एक हो गया यहाँ पे वृद्धावस्था 60 के बाद, जब क्या होती है ह्रास की अवस्था। सामाजिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक कार्यों में बहुत ज़्यादा आदमी रुचि लेने लगता है, 24 घंटा अपने धार्मिक स्थान पे बैठा ही रह जाएगा, आएगा नहीं। बेटा के साथ गया, बेटा बोलेगा चलिए दुआ हुआ खत्म हो गया, तो फिर 5 मिनट हुआ, फिर उठाने लगे, फिर ऐसे करने लगा, तब चुपचाप आपको सरकना पड़ेगा, क्योंकि अब उसकी दुनियादारी में कोई रुचि ही नहीं रही, बैठा रहता है। तो ये अवस्थाएं हो जाती हैं, और हम लोग अपने जीवन में जो फील करते हैं वही यहाँ पे पढ़ना पड़ता है। तो हम ये अवस्थाओं को अलग अलग तरीके से देखें। अब यहाँ पे क्वेश्चन है थोड़े बहुत, हमारे टॉपिक एकदम ख़त्म हो गए। निम्न में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क के समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? सक्रिय सदस्य बनता है किशोरावस्था में, और इससे पहले तो क्या होता है, सक्रिय सदस्य नहीं होता है, क्योंकि सक्रिय सदस्य बनने के लिए कर्जा पैसा करना पड़ता है। और कर्जा पर्चा कब करेगा? जब पैसा लेने वाला हो जाएगा, क्योंकि 12 साल के बच्चा को 10 रुपये मेला के लिए मिलता है, 20 रुपये मिलता है, लेकिन जैसे वो किशोर बोला 500 देना पड़ेगा। अब यहाँ से सवाल वो करने लगता है अपने माँ बाप से, उसका माँ बाप बोलता है 500, कहता है 500 दो तो दो, क्योंकि अब वो हो गया है किशोर, क्योंकि उसको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, और माँ बाप को 500 देना पड़ता है। अब वो कर्जा लगाएगा 200 मेला में, तब यहाँ से बनेगा उसका सक्रिय दोस्त। अब कर्जा ले लिया, बार बार याद करेगा ना, फ़ोन करेगा, मिलेगा, कब दोगे पैसा, तो इससे दोस्ती हो जाती है पक्की, और ये उम्र है किशोरा अवस्था। वह अवधि जो वयस्कता का पहल करती है उसे क्या कहते हैं? किशोरावस्था। हमारा पहला चैप्टर हुआ समाप्त। विकास, अधिगम और वृद्धि में अंतर। वृद्धि पूरी लाइफ नहीं होगी, विकास पूरी लाइफ होगी। विकास रेखीय होता है, क्रमबद्ध होता है, सहसंबंधित होता है, और यही एक दूसरे से जुड़े हुए को परस्परता का सिद्धांत कहते हैं। हमारा अगला चैप्टर होगा वृद्धि के सिद्धांत, जिसमें अलग अलग लोगों ने अलग अलग दिया। आगमन विधि, फिर निरंतरता का सिद्धांत, वहाँ पे विकास में परस्परता का सिद्धांत। ये पहला क्वेश्चन कल हम लोग देखे थे। यह सीटेट में इस सब्जेक्ट में जितने सवाल आए आज तक सब लगा दिए। निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क के समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? अभी यहीं से क्वेश्चन उठाए थे। दूसरा, मानव विकास को निम्नलिखित क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जो है अब मानव विकास को, ये जो मानव का जो विकास है वो कई क्षेत्रों में होता है, लेकिन एक ऐसा मानव होता है जो अपने आप को विशेष विकास से जोड़ने का प्रयास करता है। अब यहाँ पे ये जो है, अब बच्चा यहाँ पे रट लेता है कि जो ज्यादा लंबा होगा ना वो आंसर जाएगा। बच्चा क्या मारेगा जानते हो? 3। यहाँ पे 3 मार देगा, क्योंकि 1 2 3 4 5 बातें यहाँ पे बोली गई है, तो बच्चा 3 मार देगा। लेकिन देखो यहाँ पे बात कर रहा है मानव विकास। मानव विकास में 2 चीजें यहां पर गलत हो जाएगी। देखो, कोई भी मानव विकास के क्षेत्र तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक मानव जब आध्यात्म करने लगता है तो वो मानव विकास के क्षेत्र नहीं है, वो ईश्वरीय क्षेत्र है। अध्यात्म मानव विकास मानव करता है क्या? नहीं। जिसको भगवान बनने की चेष्टा हो, जो मानव से विशेष बनना चाहता हो, वो ना अध्यात्म करेगा। आम आदमी अध्यात्म में कोई वकील बनने जाएगा? आम आदमी मौलवी साहब ना करेगा। कौन छिटियाने जाए, क्या हो जाएगा नहीं हो जाएगा, झड़वाने मौलवी साहब से जाता है, वकील बनने अकेला जाएगा? जो आदमी जो सुनता है कि लोग जाते हैं आध्यात्म करने के लिए, तपस्या करने के लिए, एक अलग तरह की जादू टोना की विधि करने के लिए, तो आध्यात्म और मनोवैज्ञानिक सामान्य विकास के क्षेत्र नहीं है। मनोवैज्ञानिक में एक क्या होती है स्पेशलिटी, जो करता है मनोवैज्ञानिक, अध्ययन करता है मानव विकास का मनोवैज्ञानिक। तो मानव विकास के क्षेत्र मनोवैज्ञानिक क्षेत्र नहीं हुए, मनोवैज्ञानिक लोग हुआ जो मानव विकास क्षेत्र का अध्ययन करता है। तो आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक ये मानव विकास के क्षेत्र नहीं है, ये मानव विकास की विशेषता वाला क्षेत्र है, जो उस मानव विकास का अध्ययन करता है।
आध्यात्म मानव विकास के क्षेत्र हैं क्या? मानव विकास के क्षेत्र होते तो आध्यात्म भी जरूरी होता विकास के लिए। अगर आप आध्यात्म नहीं भी करते हो तो भी आपका विकास होता है। तो देखो, शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक, सामाजिक, ये सारे विकास सामान्य मानव विकास के क्षेत्र हैं जो सारे मानव में होगा। लेकिन मनोवैज्ञानिक कुछ लोग होगा, कुछ मानव होगा, आध्यात्मिक कुछ मानव करेगा। इसीलिए मानव विकास के क्षेत्र में इसको विभाजित नहीं किया गया है। ये स्पेशल क्षेत्र है। इस क्वेश्चन को समझ में आया? तो मानव विकास के ये क्षेत्र नहीं है, ये स्पेशल क्षेत्र हो गया जो महान आदमी लोग करेगा। मनोवैज्ञानिक कौन बनेगा? महान। आध्यात्मिक कौन बनेगा? महान। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 2018, ये भी हम लोग देख लिए थे। बच्चे को बिना टोके प्रकरण पर बात करने दो, सही। अमान्य क्या होना चाहिए? नहीं, मान्य होना चाहिए। उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को मान्य करना चाहिए। हम लोग यही वाला लिए थे, सेम क्वेश्चन था। अब है मानव का विकास जो होता है मात्रात्मक गुणात्मक दोनों होता है। हम लोग बात किए हैं कि मानव के विकास में गुण भी आते हैं। संवेग गुण है, बौद्धिक स्तर गुण है, संज्ञान में आया अलग अलग तरीके का। और दूसरा है मात्रात्मक। मात्रात्मक याद है आपको? परिणात्मक को हम लोग क्या बोले थे? मात्रात्मक। मात्रात्मक है वजन, भार, ये सब क्या है? मात्रात्मक। तो मानव विकास में ये भी होगा, ये भी होगा। तो आंसर क्या हो गया? देखो, मानव का विकास कुछ मात्रा तक मापनीय है, कुछ मात्रा तक मापनीय है। यानी लड़का अपना लक्षण शुरू में ही बता देता है कि कौन लंबा रेस का घोड़ा है, कौन पैसा डुबाएगा। बच्चा लक्षण बताता है ना, हर 10 दिन पे कहेगा पापा पैसा, बाप भी जान जाता है। एक बच्चा क्या होता है कि बाप को पता है कि उसका बच्चा इतना कम पैसा में इतना दिन सरवाइव नहीं कर पाता, फिर भी वो पैसा नहीं खोजता, तो उसका बाप कहता है बच्चा मेरा जिम्मेदार है। होता है कि नहीं? आप लगा लगा के काम चला रहे हो, बाप माँ की मजबूरी समझ रहे हो। एक हर 5 दिन के बाद पैसा पैसा फिर फाड़ देने लगता है। तो कुछ सीमा तक अमापनीय नहीं, कुछ सीमा तक क्या है? मापनीय है। कि बच्चे का लक्षण कुछ सीमा तक मापनीय है, अंदाजा लगाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक बाल्यावस्था की अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य है। प्रारंभिक बाल्यावस्था में बच्चा स्कूल नहीं जाता है तो अध्यापक से नहीं मिलेगा। प्रारंभिक बाल्यावस्था कहाँ से कहाँ तक? 2 से 6। तो अध्यापक से मिलेगा बच्चा क्या? नहीं मिलेगा। दूसरा है साथी होता है इस बच्चे का क्या? नहीं होता। और इसके अगर कोई साथी होते हैं तो वो होते हैं माता पिता, भाई और बहन। 6 साल तक के बच्चे को कोई फायदा नहीं है कि अम्मी उसको भी ले चलो, ऐसा कुछ नहीं है। 6 साल का बच्चा माँ बाप जहाँ जाएगा ना वहाँ चला जाएगा, उसको अपने गांव दुनियादारी से कोई मतलब नहीं। 6 साल का बच्चा ना तो इसके साथी होते हैं ना तो ये मास्टर के पास जाता है। अब जाएगा प्रारंभिक के बाद क्या हो गया? उत्तर बाल्यावस्था में जाएगा बच्चा। यहाँ ये धीरे धीरे दोस्ती करना सीखेगा। अब यहाँ पे देखो, कोई भी नाराज हो सकता है, यह आसान है, परंतु एक सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में सही समय पर सही उद्देश्य के लिए तथा सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है, यह संबंधित है। क्या जाएगा? हम नहीं जानते हैं क्या जाएगा आंसर। क्या? देखो, कोई भी नाराज हो सकता है, यह आसान है। और ये किसके कारण होगा? संवेग के कारण। अजीब आदमी हो, नाराज कब होगा? दिल दुखाए तब ना। कोई भी नाराज हो सकता है, जब गाली दे दोगे तो कोई भी नाराज हो सकता है। और यह आसान है, एक गाली दो फिर देखना रोने लगेगा। ये बहुत आसान है। यहाँ पे कहने को क्या, कोई नाराज होगा किसके कारण होगा? संवेग के कारण। उसको दुख होगी आपसे तो दुख क्या है? संवेग। आंसू निकलना क्या है? संवेग। तकलीफ होना क्या है? संवेग। तो कोई भी नाराज हो सकता है, यह आसान है, उसको गाली तो दो। तो नाराज कैसे हो सकता है? संवेग के कारण। कोई भी सीख सकता है, अगर यहीं पे रहता तो क्या हो जाता? संज्ञान। कि कोई भी सीख सकता है, उसे पढ़ा कर तो देखो। कोई भी सीख सकता है, उसको पढ़ने तो दो।
तो सीखेगा किस में? संज्ञान में। नाराज हुआ तो निकालेगा क्या? फीलिंग। तो सामाजिक शारीरिक तो बेसिक सी बातें हो गई। यहाँ पे सामाजिक तब जाता है जब आंसर एक से अधिक वाली बात हो जाती, तब कि हाँ सामाजिक भी हो गया, संवेगात्मक भी हो गया। तो यहाँ पे देखो सीधे कर रहा है, कोई भी नाराज हो सकता है, यह आसान है, परंतु यह सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में सही समय में, ये सही समय में सही मात्रा में हर आदमी तुरंत नाराज नहीं होता है। ये आदमी पे डिपेंड करता है, सही मात्रा में सही जगह पे सही तरीके से। किसी आदमी को एक बार गाली दो सह लेगा, 2 बार दो सह लेगा, तो ये उसकी मात्रा पे डिपेंड करता है ना कि वो संवेग को कितना स्थिर रख पा रहा है। क्या हो गया? देखो ये व्यक्ति पे निर्भर करता है कि वो संवेग को कितना रोक के रख सकता है। किसी को कहीं भी कभी भी ऐसी बातें नाराज कर सकती है, कोई ऐसी बातों को दिल से नहीं लगाता है। तो ये हो गया क्या? संवेगात्मक विकास। आगे चलें। अगला शैशवा काल की अवधि है, सीटेट 2020। कब? जन्म से 2 वर्ष। अगला विकास डैश डैश से डैश डैश की ओर बढ़ता है। देखो जटिल से कठिन, जटिल कठिन एक ही हो गया, साधारण से आसान की तो बात ही नहीं है। अब है सामान्य से, अब विशिष्ट से, हाँ सामान्य से विशिष्ट। मतलब क्या होता है कि नीचे से ऊपर की ओर चलता है, सरल से कठिन की ओर चलता है, मूर्त से अमूर्त की ओर चलता है। ये विकास के क्रम हैं। अब यहां पे देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 9। विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है, किंतु यह एक नमूने का अनुगमन करती है। किसमें जाएगा? देखो विकास अव्यवस्थित होता है क्या? क्या होता है? व्यवस्थित। अप्रत्याशित होता है क्या? प्रत्याशित होता है। अब यहाँ पे देखो विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न जैसे हुई, क्यों भिन्न हुई? किंतु यह एक नमूने का अनुगमन करती है। यहाँ पे देखो अगर हम जैसे ही देखते हैं कि ये क्रमबद्धता और व्यवस्थित तरीके से होती है कि अगर हमारे पास बुद्धि ढेर है, आप देख लेना, याद करना हम जो बताए थे। किसी गांव में एक ऐसा बालक रहता था जो दिमाग से तेज था, मगर उसके गांव में स्कूल नहीं था, व्यवस्था की कमी थी, तो भी वो पढ़ नहीं पाया। तो देखो यहाँ हमारा जो विकास है वो 2 चीजों पर भी निर्भर करता है, क्रमबद्ध और व्यवस्थित तरीके से होनी चाहिए। अब एड़ी से चोटी, तो ये क्या है? विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, एड़ी से चोटी, ये तो विकास का क्या है कि ये व्यक्ति में एड़ी से चोटी की ओर होता है, लेकिन भिन्नता का कारण ये नहीं है। भिन्नता का कारण है व्यवस्था, क्रमबद्धता। तो यहां पे देखो कुछ भी, अब यहाँ पे भिन्नता पूछ रहा है ना, व्यक्ति में भिन्नता व्यवस्था के कारण हुआ ना। आप देखो अगर आपके घर में कुर्सी है, टेबल है, तो आपको पढ़ने में अच्छा लगेगा, किसी के घर में नहीं है तो व्यवस्था के कारण भी ऐसा हो सकता है। तो क्रमबद्धता, व्यवस्था, आपको क्या है कि क्वेश्चन पढ़ने के बाद उसका एक मतलब निकलता है। और यहाँ पे व्यवस्थित होता तो ये भी हो जाता, और यहाँ प्रत्याशित रूप से होता है, वो प्रत्याशित रूप से नहीं होता। और रह गया, ये लो, दो कैसा क्वेश्चन है अजीब सा। भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन अति संवेदनशील है। प्रारंभिक बचपन में बच्चा को आराम से बोलना चाहिए, दोहराने की अवस्था होती है, जो बोलोगे ना वही सीखने लगेगा। जी जनाब करके बोलोगे, जी जनाब बोलेगा। क्या? दो प्रत्याशित और अप्रत्याशित होता है, यानी प्रत्यक्ष तरीके से प्रत्याशित मतलब होता है डायरेक्टली, और अप्रत्याशित मतलब होता है इनडायरेक्टली। प्रत्याशित रूप से जहाँ पे आप डायरेक्ट उपस्थित होते हो, जैसे प्रत्यक्ष चुनाव होता है ना, डायरेक्ट आपको जनता वोट देती है, वो प्रत्यक्ष चुनाव मतलब जनता आपको वोट नहीं देती, तो ये होती है प्रत्याशित और अप्रत्याशित। उसके क्या है? विलोम है।
देखो भाषा विकास के लिए अति संवेदनशील ये काल है। क्यों काल ये अति संवेदनशील है? क्योंकि बच्चा में भाषा का विकास प्रारंभिक बचपन में खूब ज्यादा होता है। 2 साल तक वो बच्चा क्या करता है, धीरे 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 सीखता है बोलने। 2 से 6 साल में वो परिपक्व हो जाता है। तो ये अति संवेदनशील बचपन का काल है, प्रारंभिक बाल्यावस्था, जहाँ बच्चा क्या करता है, भाषा को अच्छे से सीख जाता है। उसी बच्चे को आप इंग्लैंड भेज दो, लंदन भेज दो, फ्रांस बोल दो, जहाँ भेज दो वहाँ की भाषा उसी की मातृभाषा में बोलने लगेगा और वैसा बच्चा उसी अंदाज में बोलेगा, आपको लगेगा ही नहीं कि ये भारत का है। तो ये क्या होता है, अब इसी बच्चे को इस उम्र में जो माँ बाप लोग ट्रैवल करता है, जैसे बच्चा छोटा था, कभी फ्रांस जा रहा है, कभी अमेरिका जा रहा है, कभी लंदन जा रहा है, 2-4 महीने रह रहा है, जैसे इंडियन फॉरेन सर्विस में है बाप माँ, तो बच्चा तो जाएगा ना। अब कहीं भी 2-3 महीना रुका, 2-3 महीना का लक्षण इसको भाषा सिखा देते हैं। तो यहाँ पे क्या होती है, भाषा की गति क्या होती है, बहुत ज़्यादा तेज होती है। और फिर उस भाषा को कब, कहाँ और कैसे बोलना है, इसको सीखने में पूरी लाइफ निकल जाती है। तो ये भाषा क्या होता है कि इस एज में जो भी भाषा पे पकड़ बनाया वो कहलाता है भाषा अर्जन। और जो हम लोग बाद में मेहनत करके सीखते हैं उसको बोलते हैं भाषा अधिगम। तो भाषा अधिगम पूरी लाइफ होता है, लेकिन भाषा अर्जन पूरी लाइफ नहीं होता है। ये भी सवाल बन जाते हैं कि भाषा अर्जन कौन सिखाती है, प्रकृति। कब होगा, जब तक बच्चा होगा। लेकिन भाषा अधिगम कब होगा, पूरी लाइफ। इंग्लिश की किताब पढ़ो, भाषा सीखो। भाषा अर्जन के लिए हमको प्रत्यक्ष मेहनत करना पड़ता है, खर्चा करना पड़ता है, किताब पढ़नी पड़ती है। लेकिन इस उम्र में जो भाषा अर्जित होती है, तो प्रारंभिक अवस्था में भाषा अर्जन का रूप क्या है, प्रारंभिक अवस्था में भाषा का रूप क्या है, अर्जित भाषा। प्रारंभिक टाइम में जो भाषा होती है वो अर्जित भाषा होती है। कैमरा के वजह से मुंह से जो पानी उड़ता है वो भी दिखता है, इसके वजह से। फिर हम कहते हैं सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे होती है कि जो हम आपको पढ़ाए, इससे आप कुछ सोचने का नज़रिया नहीं बदल पाए तो मेरा पढ़ाना बेकार ही हो गया। तो सीडीपी में क्या है, अगर पढ़ाने के बाद आपको पढ़ना पड़ रहा है घर में, तो हम ठीक नहीं पढ़ा रहे हैं। और अगर मेरे पढ़ाने के बाद आपको नहीं पढ़ना पड़ रहा है, इसका मतलब है हम ठीक पढ़ा रहे हैं। तो अब डिपेंड ये भी करता है कि मेरे पढ़ाने को आप कैसे जोड़ के देखते हो। हम तो आपको यहाँ पढ़ा दिए, आप जोड़ ही नहीं पाते हो, बस कहानी सुन के हंस के खुश हो गए। तो अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन, सीटेट 2022, भाषा के विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय कौन है, प्रारंभिक बचपन। सेम क्वेश्चन बन गया, थोड़ा सा चेंज हुआ कि भाषा के विकास के लिए क्या हो गया, वयस्कावस्था, मध्यावस्था, जन्म पूर्व का समय, माँ के पेट के ही बात बोल रही जाएगा किसी हाल में, प्रारंभिक बचपन। अगला क्वेश्चन, एक नंबर। देखो डैश डैश के अतिरिक्त पूछा है यहाँ पे, उसके अलावा ऐसे कौन से ऑप्शन हैं जो अतिरिक्त हैं। डैश डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अरे अतिरिक्त पूछा है, डैश डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वे नए कौशल प्राप्त करते हैं और सीखते हैं कि उन्हें कब उपयोग किया जाए। के अतिरिक्त एक तो सही है, तो ये आंसर जाएगा क्या, नहीं, क्योंकि वहां पूछा है अतिरिक्त। बी में पूछा है वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं। खेलने से शरीर में निपुणता होती है कि नहीं होती, शरीर में निपुणता बढ़ेगी, शारीरिक विकास। अब है यह उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है, इंद्रियों को उत्तेजित करता है। यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है।
लोग खेलता इसलिए है कि समय बिता सके, हम लोग खेलते हैं बोलने के लिए, लेकिन खेलना भी एक अधिगम है। तो ये 4 ऑप्शन तो थे, लेकिन इसमें सबसे खराब ऑप्शन कौन से दिख रहा है? यहां कह रहा है डैश डैश के अतिरिक्त आपको 4 चीजें दी गई है, कहेगा इस चारों में जो आपको खराब खाने में लगता है उसके अतिरिक्त खाओ सबको। अतिरिक्त मतलब होता है उसको छोड़ के, अतिरिक्त मतलब उसके अलावे, उसको छोड़ करके। अतिरिक्त तो नहीं सुने हो कभी? अत्यधिक मतलब जरूरत से ज्यादा, अतिरिक्त मतलब उसके अलावे। अत्यधिक मतलब होता है जरूरत से ज्यादा, अतिरिक्त मतलब उसके अलावे। कहता है और कोई अतिरिक्त विकल्प है, यानी उसके अलावे कोई विकल्प है, तो अतिरिक्त मतलब उसके अलावे। तो लिख लो बगल में, आपका तो क्वेश्चन भी नहीं होगा। अतिरिक्त का मतलब होता है और ज्यादा विकल्प, उसके अलावे। आप एक साथ क्वेश्चन के साथ पढ़ो ना कि डैश डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। युवा बच्चों के विकास में ये सब भूमिका निभाता है। अतिरिक्त जैसे दे दिया मतलब क्या हो गया? निगेटिव की तरफ आंसर लेके चला गया। तो इसका आंसर क्या हो गया? 4। किसका किसका नहीं समझ आया ये बताओ। इंद्रियां, देखो खेलने से इंद्रियां विकल्प मतलब जो है ना उसका विकास होगा कि नहीं? इंद्रियां से डेवलपमेंट होगा कि नहीं? शरीर का डेवलपमेंट। यहाँ कह रहा है कि समय बिताना मतलब खेलना समय बिताने का एक क्या होता है? सुखद तरीका होता है। टाइम कट गया, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन खेलने से जो सबसे अच्छा आउटपुट निकलता है शरीर पर क्या होता है? निपुणता प्राप्त होती है। ये इसके इंद्रियों को विकास करता है। वे नए कौशल और सीखते हैं, उन्हें कब उपयोग किया जाए प्रैक्टिस से ये भी पता चलता है कि कब लेग में खेलना है, कब ऑफ में खेलना है, ये भी सीखता है। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है डैश डैश के अतिरिक्त डैश डैश के अलावे निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। डैश डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो यहाँ पे आंसर क्या? युवा मतलब जवान। तो जवान खेल रहा है, तो अब यहाँ पे क्या होगा? बच्चों भी डाल सकता है, युवाओं भी डाल सकता है। तो यहाँ पे किसी एक को क्या करता है? ये निगेटिव करता, या तो इसके आंसर क्या होते? एक से अधिक हो जाते। तो वहाँ पे आंसर ऐसा होना चाहिए। इसीलिए सीटेट के कुछ क्वेश्चन क्या होते हैं? अपने हिसाब से बनाए हुए होते हैं। अतिरिक्त का मतलब क्या होता है? उसके अलावे। तो यहाँ पे आंसर इसका होना चाहिए इस तरीके से 1 2 3 4 ऐसे ऑप्शन रहने चाहिए, और इसके आंसर क्या होते? सभी होते, क्योंकि चारों सही है, चारों सही है। अब इसमें क्या होगा? चारों में सबसे कम सही कौन हो गया? तो उसको आंसर लेकर के चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि डैश डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चारों की मतलब ऐसा चारों ऑप्शन में कौन है जो उसके अतिरिक्त बच्चों के खेल में युवा, अतिरिक्त मतलब यहाँ पे क्या हो गया? और ज्यादा, उसके अलावे। यहाँ पे आंसर हो जाता है इसका 1 2 3 4। उत्तेजित मतलब होता है उत्तेजना। आपको क्या करता है कि किसी कार्य के प्रति आपके अंदर की जोश भरना। उत्तेजना मतलब होता है दिलचस्पी, आपको काम करने का मन किया तो उत्तेजित हो गए आप। यहां लो अगला क्वेश्चन। अतिरिक्त मतलब होता है उसके अलावे। अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किस तरह की सहायता करता है? देखो, अनुशासन जो अधिगम वातावरण में, अनुशासन क्या है? डिसिप्लिन। अधिगम सीखने में वातावरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बच्चों को उनके पाठ याद कर, बच्चों को पाठ याद करना निगेटिव वर्ड हो गया, हम लोग आगे देखेंगे।
पाठ को याद करके करना। दूसरा है बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए वातावरण बेहद जरूरी है। नहीं तो बच्चा क्या हो जाएगा, पढ़ने लिखने में रुचि नहीं दिखाएगा, किताब भी नहीं निकालेगा बैग से। जब मैडम आती है, अरे किताब निकाल, तब निकालती है। चुप्पी साधे रहना, ही कोई बात हुई क्या? चुप्पी निगेटिव हो गई, चुप्पी नहीं समझ आया। चुप्पी मतलब चुप। शिक्षकों को निर्देश देना, निर्देश की तो बात ही नहीं है। आंसर क्या हो गया? तो यहां से बच्चा ऐसे रटता है कि निर्देश हो गया निगेटिव, रट्टा लगाना याद करना क्या हो गया निगेटिव, चुप्पी चुप्पी नहीं साधना है ये भी क्या हो गया निगेटिव। तो ऐसे लोग काम चलाता है, पर यहां पढ़ के भी समझ आते हैं। क्वेश्चन नंबर ये, विनियमित होता है, नियमित का उल्टा हो गया। नियमित मतलब लगातार, और विनियमित और विनियमित मतलब तो होता है खरीद और फरोख्त। अब क्वेश्चन पे डिपेंड करता है ना। अब पूरा लंबा क्वेश्चन बोलोगे तब हम बताएंगे कहना क्या चाहते। कहाँ है? अच्छा, विनियमित, बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित, यानी विनियमित का यहाँ पे मतलब हो गया क्या, अच्छे से करने में, विनियमित करने में, विनियमित और मॉनिटर करने में। मॉनिटर मतलब है उसका परीक्षण करने में, विनियमित मतलब उसको तरीके से करने में। बच्चों को अपनी शिक्षा को उचित तरीके से करने में। विनियमित का मतलब होता है एडजस्ट करके पढ़ने में। तो आप जब पूरा स्टेटमेंट पढ़ते हो तो उसका एक अर्थ खुद ही निकालते हो आप। विनियमित और मॉनिटर, देखो बच्चे को अपनी शिक्षा को विनियमित करने में मतलब अच्छे तरीके से करने में। विनियमित का यहाँ पे ये सेंस हो गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, बावजूद जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं? किशोरावस्था। क्वेश्चन नंबर 15, संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम है क्या है? अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक परिवर्तन होने की प्रक्रिया, एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया, एक निष्क्रिय एवं व्यक्ति। निष्क्रिय आ गया, गलत हो गया ना। तो यहाँ पे अधिगम या क्या है, सक्रिय प्रक्रिया है। अगर आप सक्रिय नहीं रहोगे तो अधिगम नहीं होगी। अगर आप यहाँ पे बैठ के आप सक्रिय नहीं हो तो आप नहीं सीख पाओगे। दूसरा, जानकारी के अर्जन की प्रक्रिया। यहाँ पे देखो, संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम क्या है? अब यहाँ पे क्या हो गया, अधिगम है अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में परिवर्तन। अधिगम क्या है? अधिगम वो है जो हम क्या करते हैं, जो हमारे पास जो अनुभव है अपने व्यवहार में परिवर्तन। कभी सुने हो, क्या पढ़े लिखे हो, जब तुमको बोलने का तरीका नहीं है तो अधिगम से क्या होता है, व्यवहार में परिवर्तन। और अनुभव के परिणाम और अधिगम क्या है, संरचनात्मक अधिगम का दृष्टिकोण क्या है, अनुभव। और सबसे अच्छा ऑप्शन देख लो, अरे यहां पे देखो, संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम है एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया। तो सक्रिय भी है और सामाजिक प्रक्रिया भी है, समाज से भी सीखते हैं। लेकिन इससे अच्छा आंसर क्या हो गया, एक हो गया, इसलिए एक ले लिए। सही तो दो भी है, लेकिन दो से सही ज्यादा एक है, सही तो चार भी है। तो इसीलिए हम खूब सही आंसर लेते हैं। तो हमारे C-TET के जो सवाल है उसको हम लोग 3 पैरामीटर पे बनाते हैं। पहला, सबसे बेहतर सही आंसर होगा। दूसरा, कि अगर ऑप्शन आपस में टकरा रहे हैं तो जो ऑप्शन सामान्य और सरल होगा वो आंसर होगा। अब यहाँ देखो, आप एक ही ऑप्शन लेना है ना। अगर यहीं पे रहता, एक भी सही है, 4 भी सही है, 2 भी सही है, 1 2 4 आंसर हो जाता। लेकिन अब यहाँ टकरा गया ऑप्शन, अब इसमें सबसे अच्छे ऑप्शन लेना है। तो संरचनात्मक दृष्टिकोण से अनुसार अधिगम क्या है, अधिगम अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक परिवर्तन ही तो अनुभव अधिगम है ना। हम अध्ययन किसका करते हैं, व्यवहारों का। आपको बताए थे हम कि हम अध्ययन किसका करते हैं, मनोवैज्ञानिक तौर पे व्यवहारों का अध्ययन करते हैं। मनोविज्ञान में मनोवैज्ञानिक तौर पे सबसे अच्छा आकलन होता है प्राथमिक स्तर पर।
मनोवैज्ञानिक आकलन सबसे बेहतर कहाँ होता है? प्राथमिक स्तर पर। और मनोवैज्ञानिक तरीके से हम बच्चों का आकलन करते हैं, किसका? उनके व्यवहारों का। तो अधिगम क्या है? अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में परिवर्तन होने की प्रक्रिया। और ये तीनों ऑप्शन सही में से सबसे बेहतर कौन है? ए। तो मजबूरी में हमको तो ऑप्शन एक तो ही लेना है, तो हम क्या लेते हैं? सबसे अच्छा ऑप्शन। अब इससे इस सवाल से संतुष्ट कौन हुआ, कौन नहीं हुआ, वो हाथ खड़ा करो। मतलब कौन संतुष्ट नहीं हुआ सवाल मतलब इसको देख के कौन भ्रमित हुआ कि ये सवाल का आंसर नहीं होने चाहिए? इसमें समझ में यही आ रहा है कि वो बोल रहा है कि संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम क्या है? अधिगम क्या है? क्या है अधिगम? क्या है? नॉलेज क्या है? सीखना क्या है? इससे अनुभव के परिणाम व्यवहार वाला, ये बात निकल के है। ये भी लगा कि हाँ अधिगम से ये सारी चीजें होगी। दूसरा, अधिगम कैसे होगा? एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया। सामाजिक तरीके से बच्चा ज्यादा अधिगम करता है, और सक्रिय होके बच्चा उधर देख रहा है, इधर पढ़ा रहे हो, बच्चा सक्रिय है क्या? नहीं है। तो सक्रिय कब होगा? जब बच्चा का ध्यान पूरी तरीके से कहाँ होगा? बोर्ड पर होगा। अगला है जानकारी के अर्जन की प्रक्रिया है। अधिगम में जानकारी नहीं होगा क्या? होगा। तो ये भी सही है। ये तो निष्क्रिय बोल दिया, सक्रिय होना चाहिए, तो ये तो खत्म ही हो गया, ये तो जाएगा ही नहीं। अब बच गया 1, 2, 4। अब 1, 2, 4 में जब टकराया तो सबसे बेहतर ऑप्शन अधिगम का क्या निकल के आया? ए, कि अनुभव के परिणाम के रूप में। तो अनुभव क्या करता है? व्यवहार को बताता है आपके। और ये कहां से आया? आपके सीखने से। आप जितना अच्छा आपके पास नॉलेज है, जितने अच्छे समाज से आए हो, आपका अनुभव आपके व्यवहार को प्रदर्शित करेगा। तो यहाँ पे अधिगम का सबसे संरचनात्मक दृष्टिकोण क्या है? अधिगम के बारे में कोई दृष्टिकोण मतलब देखने का नजरिया, कि कोई भी आदमी आपको अपने दृष्टि से आपके ज्ञान को कैसे चेक करेगा कि आपके पास जो अनुभव है आप उसको व्यवहार में कैसे डाले हो। बूढ़ा आदमी को उठा के बैठ गए कुर्सी पे, तो आपका अधिगम तो ही पता चलता है ना दूसरे के दृष्टिकोण में। तो सबसे अच्छा ऑप्शन क्या हो गया? 1 हो गया। और यहाँ पे अगर 1 से ज्यादा ऑप्शन अगर आंसर लेता तो 1 भी होता, 2 भी होता, 4 भी होता। अब भी समझ आया? आ गया समझ? तो हम क्या करते हैं, अब देखो यहाँ पे कि क्या हो गया कि 4 दूल्हा यहाँ पे ला दिया गया। अब मान लो 4 ला दिया, अब बोलेगा कि अब अपने हिसाब से चुन के शादी कर लो। तो सबसे पहले लोग अच्छा 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 अच्छा, सब अच्छा ही है। वैसे यहाँ पे है कि आपको सारे अच्छे दे दिए गए, सबसे अच्छा चुनना है आपको कि उसमें सेट कौन खाएगा। तो क्या होता है कि यहाँ पे लॉजिक काम करता है कि आप किसको ज़्यादा अच्छा समझते हो और किसको कम अच्छा समझते हो। संतुष्ट हो? आगे चलते हैं, नतीजे में दिन खत्म हो जाएगा। अभी तो शुरुआत की हो। लास्ट क्वेश्चन। कब जाएगा? क्या नंबर जाएगा? 2 नंबर। निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से होता है? शारीरिक वृद्धि सबसे ज्यादा याद है आपको कब होता है? 12 से 14, 14 से 18। भी बोलना मत कि नहीं पढ़ाएं। यहाँ बालिकाओं में, यहाँ बालक में हम बताए थे कि लड़की बड़ी हो जाती है, लड़का छोटे रह जाता है। याद है कल बताए थे? तो शारीरिक वृद्धि सबसे ज्यादा कहाँ होगी? अब ये वाला एज देख लो। तो किशोरावस्था, अरे मध्य बाल्यावस्था, मध्य ही तो हुआ ना। क्या? निम्न घटित मतलब ये जो घटित होगा, ये घटना जब होगी कब होगी? वही तो बोल रहा है, एक साथ पढ़ोगे तब ना। निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है? यानी कहाँ होता है ये, किस एज में होता है? तो 12 से 14 वाला एज हो गया, 14 से 18 वाला एज हो गया। तो ये लगभग क्या हो गया? उत्तर तो दिया नहीं है, तो मध्य बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था।
लगभग वही हो गया ना, उत्तर बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था। अरे पूर्व बाल्यावस्था, मध्य हो गया या उत्तर हो गया बाल्यावस्था। तो ये बाल्यावस्था का लास्ट स्टेज है और सबसे ज्यादा कहाँ होगा? वयस्कता में होगा क्या? वयस्कता की तो बात नहीं है। अब यहाँ पे बोल रहा है प्रारंभिक, किशोरा तो डाला ही नहीं, इसमें तो शैशवा डाल दिया, तो आंसर क्या जाएगा? थोड़ा सा बुद्धि का काम है यहाँ पे, तो आंसर क्या जाएगा? 3। अब ये भी किसको समझ नहीं आया? ये हो गए हमारे सवाल और ये था हमारा पूरा चैप्टर। समझा रहे हैं, पहले आंसर दिखा देते हैं। पहले आपको यहां पे थियरी दिखा देते हैं अपना, ठीक है? यहां देखो, 12 से 14 वर्ष के बीच लड़का का विकास तीव्र होता है और लड़की का कब होता है? 14 से 18। अच्छा उल्टा बोल दिए, 14 से 18 क्या हो गया? तो ये वाला हमारे पास क्या हो गया? एक कॉन्सेप्ट आ गया, ये थियरी आ गई। थियरी आ गई, तो हमारे पास ये थियरी आ गई। अब है कि बच्चे का जो विकास होगा तीव्र गति से, वो इस एज में होगा। यहां तो क्लियर कर दिया ये पॉइंट। और ये वाला एज किशोरावस्था तो क्लियर है, कब होगा? किशोरावस्था। और 12 के बाद अगर समथिंग है तो बाल्यावस्था का थोड़ा लास्ट वाला टाइम होगा। तो अब यहां पे ऑप्शन जब हम लोग देखें तो देखो, ऑप्शन को हम लोग ये देखते हैं कि उससे क्या करे, एक ऐसा दिमाग में स्थिति उत्पन्न करे। यहां बोल रहा है शैशवावस्था है, कोई इसका शैशवावस्था किसी हाल में जाएगा? इसमें बोल रहा है वयस्कता, इसका भी कोई मतलब हुआ? अब हमारे पास 2 ऑप्शन बच गया, इसमें तो किशोरा ही नहीं दिया है, क्या सोचेंगे हम? तो हमारे पास क्या हो गया? एक ही ऑप्शन बच गया। इसमें किशोरा दिया तो वयस्कता दे दिया। वयस्कता में बुद्धि संज्ञानात्मक विकास तेज गति से होता है, लेकिन शारीरिक विकास कहाँ तेज गति से होता है? यहाँ पर बच्चा जवान लगने लगता है, तनी सी मूंछ दाढ़ी निकला, बच्चा जवान। यही होता है कि ना हमारे टोले मोहल्ले में? ना ना, इसमें यहां पे हमारे पास जो क्वेश्चन एलिमिनेटिंग है, प्रारंभिक बाल्यावस्था में बच्चे का विकास तेज होता है, भाषाई विकास। प्रारंभिक बाल्यावस्था में बच्चे का भाषाई विकास तेज होता है, यहां पे बच्चा क्या करता है। और दूसरा कि उसका जो शारीरिक विकास होता है सबसे ज्यादा, वो क्या होता है? किशोरावस्था में। शारीरिक विकास के लिए बहुत चीजें जरूरी है। शारीरिक विकास के लिए अब देखोगे ना कि जो लड़का कल तक पैंट पहन के घूरता था, किशोरावस्था में फुल पैंट पे आ गया, क्योंकि उसको माइंड विकास कहां से हुआ? शरीर विकास भी हुआ ना। अब वो क्रिकेट खेलने लगा, लंबी साइकिल चलाता है, लंबी दौड़ करता है, लंबा दूरी तक घूमने जाता है। शारीरिक विकास अब ज्यादा गति से होगा। आप क्या करते हो? यहां देखो, गति वहां भी होती है, समझने का कोशिश करो, ठीक है? ये होता है जिद, या तो जिद होता है कि आप ये दिखाना चाह रहे हो कि हमारे वही सही है, शायद वो गलत पढ़ाया हो, आपके वजह से सारे का कॉन्सेप्ट खराब हो जाएगा ना। विकास हर अवस्था में होता है। भाषाई विकास प्रारंभिक अवस्था में होता है। संज्ञानात्मक विकास क्या होता है कि जैसे जैसे आप में परिपक्वता आती है, संज्ञानात्मक विकास वहां आगे हो जाता है। सबसे ज्यादा